कार्बन साइकिल अपने पहले पढ़ा था। पॉइंट वाइज इसको यही याद करना, खनिज मृदा में 0.1% से लेकर 5% तक क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर। खनिज मृदा की बात कर रहे हैं, इसमें बड़ा आसान होकर कंफ्यूजन कर देता है। 0.1 से लेकर 5% तक कार्बनिक होता है। कार्बनिक कार्बन नहीं है, डिस्कस करेंगे। एक होता है OC और एक होता है OL। एक बार ये कौन सी मृदाओं में इस प्रकार का स्वरूप है, मिनरल से फर्टिलिटी का सामान्य मृदा। एक जिस किसी में मृदा, किसी मृदा में 20% या 25% से अधिक कार्बनिक पदार्थ है, वो सभी मृदाएं कौन सी मृदाएं कहलाती हैं? कार्बनिक मृदा या ईट सॉइल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यों? उनमें 20% से लेकर इधर पास 20% से लेकर 95% तक ऑर्गेनिक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा फसलों के लिए बहुत ज्यादा सही नहीं, लेकिन फिर भी एक किस्म आता है जिस किसी मृदा में 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होगा, वो सभी मृदाएं कार्बनिक मृदाएं हैं। और 20-25% ये तो वेरिएशन है, ये उसमें कले की मात्रा के आधार पर, अगर कले ज्यादा है उसमें ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा तो कार्बन स्वरूप है। फिर भी अपने सामान्य क्वेश्चन आता है। ये 2 पॉइंट आपके समझ आ गए। तीसरा पॉइंट, कैसे पता लगे कि किस मृदा में कितना कार्बनिक पदार्थ है? एक बात। दूसरी बात, किस मृदा पर ये कहें कि इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है, इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मध्यम है, इसमें उच्च या हाई। कैसे उसकी रेटिंग करें? हर एक की रेटिंग के लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा। अगर अपन सॉइल सैंपल की जांच करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें साफ में आता है कि इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है, न्यून है, या इसमें मध्यम है। अब कहा गया, कई साइंटिस्ट थे, उसने ये माना कि सीधा उसको अपन याद नहीं कर सकते, सीधा किसको कार्बनिक पदार्थ को सीधा पता नहीं लगा सकते कि इसमें कितना कार्बनिक पदार्थ। इसके लिए एक साइंटिस्ट का नाम आता है वार्ले एंड ब्लेक। 2 साइंटिस्ट थे भाई, साथ काम करते थे, वार्ले एंड ब्लेक। ये वैज्ञानिक का नाम है वार्ले। इसका क्या हुआ? इन्होंने सबसे पहले प्रोग्रेसिव टाइपोफेट के बारे में, ये आपके बहुत डिटेल में नहीं आता, लेकिन पूछा गया उसमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि मृदा का कार्बनिक पदार्थ किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। उस विधि का नाम है वार्ले एंड ब्लेक मेथड। और ये टाइट्रेशन विधि है, समझो टाइट्रेशन, ये वोल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन किया जाता है। टाइट्रेशन में हमेशा ही इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। इंडिकेटर का एक सूचक होते हैं, उनका एक विशेष गुण होता है कि एक निश्चित पीएच में कलर चेंज कर देते हैं, यानी निश्चित मात्रा बोलना क्या हो जाता है। सबसे पुरानी विधि है और सबसे पिटाई। इसमें वार्ले ने तरीका दिया कि किसको नापना है, ओसी याद करने का। ओसी को कहा जाता है हिंदी में कार्बनिक ऑर्गेनिक कार्बन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन वो नाम नहीं आता, सीधा नाम था वार्ले एंड ब्लेक। लेकिन उसने भी इसमें क्या किया, ओसी से इसको मल्टीप्लाई करके ओवर बराबर ओसी इंटू 1.72 क्या बेंगलिन फैक्टर,
या ये आया कहां से 100/21। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेंडिंग फैक्टर क्या है या कितना है 1.7। ओसी समझिए ओसी क्या ऑर्गेनिक कार्बन किसी भी कार्बनिक पदार्थ में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है उसका आप ज्ञात कर सकते हैं। और उस ज्ञात की हुई ओसी को अगर 1.7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो जो आपके पास ज्ञात हुआ वो था ऑर्गेनिक। ठीक है, अब इसकी रेटिंग है ओसी की रेटिंग कितना है, अगर किसी में न्यून है तो वो कितना होगा 0.5% से कम। मध्यम वाला रेटिंग है 0.5 से लेकर 0.75%। उच्च वाली रेटिंग है क्या है 0.75% से अधिक। इसके अलावा रेटिंग की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है सॉइल की, इससे आपकी मतलब कैसे कार्बन पदार्थ ठीक है, इसका अर्थ है कि उसमें सभी गुण अच्छे होंगे। कौन से गुण, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक होगी, सॉइल फर्टिलिटी भी ठीक होगी, सूक्ष्म जीव भी ठीक होंगे और सब चीजें होंगी तो क्या होगी अधिक उपजाऊ में अधिक उत्पादक होगा। लेकिन ये रेटिंग सामान्य है सभी मताओं की मानी ये अपने यहाँ की भारतीय मताओं में 0.02% से भी कम होता होगा 0.02 से बहुत कम मात्रा। ये रेटिंग आपने सुना है, जैसे आपने पढ़ा होगा अगर किसी मर्दा में 280 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन है, किसी मर्दा में 280 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा उससे कम है तो वो मर्दा क्या होगी नाइट्रोजन की कमी वाली। आप पहले बता रहा हूं अगर आप रेटिंग 280 केजी प्रति हेक्टेयर ये किसके लिए किया एन के लिए, 20 केजी प्रति हेक्टेयर ये किसके लिए फास्फोरस के लिए, और 100 केजी प्रति हेक्टेयर ये किसके लिए अपने को रेटिंग किया। जब पीएच की बात करें हम पीएच क्या है 7 से कम होगा ईसी क्या है ईएसपी क्या है ये रेटिंग है। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इसी पॉइंट पर इतना क्लियर हो गया कि ये कुछ आता है खनिज बताए क्या है जो सामान्यतः रेटिंग की जाती है सभी कौन सी बताए खनिज बताए उसको कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है 0.1 से 5%। किसी मात्रा में 20% या इससे अधिक कार्बनिक पदार्थ है तो वो सभी बताए ऑर्गेनिक सॉइल्स कहलाते हैं। स्टोसो उनका अलग ऑर्डर है जैसे इंसेक्टिसोल वर्टिसोल हम ऐसे स्टोसोल। इसके बाद ये कैसे पता लगे कि किसी मात्रा में कितना कार्बनिक मैटर है उसकी जांच करने के लिए टेस्टिंग के लिए बाद में ब्लैक मेथड्स का नाम साइंटिस्ट के नाम थे इन्होंने पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपने करते हैं केमिस्ट्री हाइड्रोजन करते हैं ये डाल के सॉल्यूशन कर लिया। ये पता है कि कार्बनिक पदार्थ में सबसे अधिक कार्बन होता है, ये आपको पता सबसे अधिक कार्बन। अब उसको कार्बन को क्या कर लिया कार्बन को किससे मल्टीप्लाई किया 1.72 क्या है बेंडिंग फैक्टर कारक है इसको गुणा करेंगे तो क्या जैसा आपके पास और ओसी की ये रेटिंग है इसके आधार पर किसी मर्दा की वैल्यू कह सकते हैं। एक इंडेक्स होती है फर्टिलिटी इंडेक्स होती है सबको मिला के इंडेक्स निकाल जाती है। नहीं अभी अपन बात किसकी करते हैं कार्बनिक पदार्थ तो टेक्निकल होगी वही अपन डिस्कस करेंगे। अब आपको ये पता है कि कार्बनिक पदार्थ की सोर्स क्या है, ये चीजें इसमें बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। सोर्स क्या है दो प्रकार के सोर्स या तो वनस्पति होगा या जीवन को। वनस्पति सभी पेड़ पौधे की है उनके अवशेष भी है हरी खाद भी है दूसरी अपना पशुओं के अवशेष है पशु जीव है सूक्ष्म जीव है ये सब क्या बना रहे हैं मृदा के अंदर कार्बन पदार्थ की मात्रा किस पर डिपेंड करती है। बाकी वनस्पति
बायोस्फीयर दोनों मिला के। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा, ये जो टेक्निकल पॉइंट टेक्निक से क्वेश्चन बने। अब आपके बुक्स में भी दे रखा होगा, सभी में दिया जाता है कि कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे डिकम्पोज होके मृदा में हुमस बनाता है। यानी कि अगर अपन मान लो अनडिकम्पोज है, कम सड़ा गला है, कम डिके है, या उसको पहचान सकते हैं, वो तो कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन वास्तव में सही चीज है वो, उसको कहा जाता है ह्यूमस। यानी कार्बनिक पदार्थ में ऐसा एक प्रोडक्ट बड़ा कैसे है, जो भी टिश्यू है उत्तक थे पेड़ पौधों के या मनुष्य के उत्तक थे, उनके सड़ने गिरने के बाद एक मिश्रित पदार्थ बना, वो महत्वपूर्ण है। तो अगला अपन डिस्कस करें किस पर आएगा क्वेश्चन है, इसमें वो नहीं बता रहे आपको कैसे डिकम्पोज हुआ, कभी क्वेश्चन नहीं आता, समझा? क्वेश्चन नहीं आता। ह्यूमस से पहले क्या क्या इसमें है और डिकम्पोज होने के लिए ऐसे कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ के अवयव हैं जो ज्यादा डिकम्पोज होते हैं, तो उससे क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको दिया होगा सबसे पहले शर्करा या स्टार्च या सिंपल प्रोटीन, उस बात आप ऐसे ऐसे कुछ दूसरा फ्रूट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन गया। तीसरा हेमीसेलुलोज और सेलुलोज, और फिर लिग्निन या वाक्स। इसका क्या हुआ, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो मृदा में जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, जल्दी सड़ जाएंगे, उससे ये उसका इंसिडेंट के हिसाब से रेटिंग है। यानी ये क्वेश्चन बात बनाया, सबसे कम इंसिडेंट किसका होगा और सबसे जल्दी किसका होगा। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ में सबसे प्रतिरोधी खनिज है क्वार्ट्ज, और इसमें कार्बनिक पदार्थ में सबसे प्रतिरोधी है लिग्निन पॉलीसेकेराइड। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आप समझ में नहीं आए, लेकिन या अगर ये नहीं आएगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, वाक्स वगैरह जो होते हैं, लेकिन सिंपल शर्करा होती है जिसमें CHO होता है, स्टार्च होता है, वो जल्दी नहीं। तो ये किस समझ में आ गया, इसमें क्या रखना है, सबसे कम डिकम्पोज होने वाला या प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट, इसके प्रति डिकम्पोज एकल सल्फाइड, फिर ओलिगोसल्फाइड, पॉलीसेकेराइड के नाम सुने आपने, पॉलीसेकेराइड के वाले है ना, पॉलीसेकेराइड फ्रूट इसका है, यानी कि बहुत माने आज इस बात का आपको दिमाग में रखना है। ये नीचे वालों में तीन में, इनमें नाइट्रोजन होता ही नहीं है, तो ऑर्गेनिक मैटर का आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, करेंगे। इन चीजों में क्या है, नाइट्रोजन ही कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये कब बनते हैं, पेड़ पौधों में जो पूरा मिश्रण किया है, सेलुलोज कौन सा है, कपास का धागा बनना है, लिग्निन अपने गांव में जो बाल साल होते हैं, बाल वाली कठोर चीज, वो सूखने वाला आपको कहता है, आम के छोटो है, इसका अर्थ है उनका अपने आप ही कम हो। ये है कि डीके सबसे धीरे इनका एक और छोटे कार्बन पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है, जो आपने अभी नाम बताया था, नहीं पाया ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसको बुक्स में भी दो कॉमन वर्ड है, कौन सा, एक तो कार्बनिक यौगिक
कार्बन में तो कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, एमएन है, कॉपर है। ये सब क्या होंगे? खनिज वाले कार्बन खनिज करते हैं। और उन बैक्टीरिया को ये पाया जाए ये अपने आप में खनिज है, प्लांट इसको ले सकता है। ये है कार्बनिक प्रोटीन जिसमें कार्बन है ये मतलब। और इनके सिर्फ दो भाग याद रखने आपको, उनको भी दो भागों में बांट दिया। कौन से? एन कंटेनिंग नाइट्रोजन युक्त और उसमें क्या है? अपने काम कीजिए कि अपना नाश कार्य क्या है? जो भी कार्बन पदार्थ का है उसका खनिजन के द्वारा, खनिजीकरण के द्वारा इसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट होना है, ट्रांसपोर्टेशन। कार्बन पदार्थ है उसका खनिजीकरण होगा, खनिजीकरण इस कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट। इसमें भी ये कहा गया है, इनमें भी ऐसे बांट दिया गया है क्या? जल में नाइट्रेट या अमोनिकल अमीनो एसिड, एमाइड, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइडेज हैं। प्रोटीन्स, प्रोटॉन्स, पेप्टाइडेज यानी इसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपको ये पूछा है, प्रोटीन जल में है, प्रोटीन जल में है। क्यों? जलीली कार्बन ये है और जल में एल है, इसमें भी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है ना। और ये आपके दिमाग में आपने पहले भी पढ़ा होगा, कोरोना की बात आगे बता रहे हैं कि वायरस का जो बाहर का कवर है वो प्रोटीन से बना होगा, प्रोटीन कैप्सिड होगा, प्रोटीन का कवर होगा। इसका अलग करेंगे, पॉइंट अलग है। यानी ये मानो कि सबसे छोटी इकाई है इसमें सिर्फ डीएनए आरएनए, और डीएनए भी नहीं है, उससे छोटी चीज आरएनए। कोरोना घूम रहा है यहाँ, इसमें कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए के नाम का है। लेकिन इसको सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर एक कवर है, वो इसका प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन वाला कवर, प्रोटीन की जो सुरक्षा है बात का, वो सुरक्षा अगर इसकी टूट जाए, हट जाए टाइम से, अब तभी कहते हैं या तो आप इससे हाथ साफ करो सैनिटाइजर में भी। और सैनिटाइजर क्या है? इसमें कम से कम 60% से अबो अल्कोहल। अल्कोहल किसको तोड़ता? या साबुन से इसको हैंड वॉश करें। साबुन में क्या होता है? वसा को तोड़ने, चिकनाई को हटाने का होता है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये प्रोटीन है, ये जल में नहीं है, नाइट्रोजन सबसे अधिक नहीं होता। अब इसका देखो आप, इसमें कौन कौन से आते हैं? पूरा कार्बोहाइड्रेट, इसकी संरचनाएं पूरी इसमें आती है, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, स्टार्च हो। अभी जो अपन बात की इसकी सेलुलोज है, लिग्निन है, ये सब इसमें वाक्स है, वसा, चिकनाई, लिपिड्स बोलते हैं। इसलिए ये क्लासिफिकेशन में इसमें कितना याद रखना है कि अपने को ज्यादा इस बात पर ध्यान देना है। एन कंटेनिंग कार्बनिक यौगिक, जिसमें एन की मात्रा पाई जाती है वो कार्बनिक पदार्थ है। क्लासिफिकेशन में ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। एन कंटेनिंग कौन सी है और वही अपने को डिकम्पोज होने तो एन लेंगे। इसमें एन है ही नहीं, वो चेक डिकम्पोज हो जाए, प्लांट के लिए वो नाइट्रोजन नहीं दे सकते।
लेकिन ये कहा जाता है कि ये तो सिंपल कार्बनिक पदार्थ है। जो सबसे एक्टिव पार्ट है कार्बनिक पदार्थ का वो ह्यूमस है, सबसे एक्टिव पार्ट। ये पार्ट क्या है जो अपन उसको पहचान नहीं सकते, नहीं हम देख नहीं सकते, और अमोर्फस होता है। अमोर्फस जानते हो, अक्रिस्टलीय, ऐसे उसको करें ना तो उसको क्रिस्टल नहीं होगा, पॉलोरेट है, यानी साल्ट है, नमक है, कितना छोटा कण हो नमक का, चाहे कितना छोटा कण हो, क्या क्रिस्टलीय हो। कोलाइडी है, अब देखो कोलाइडी नाम आते हैं आपके दिमाग में ना, कोलाइडी, कोलाइडी के अपने नेचर, देखो कोलाइडी का अर्थ है कि 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आगे बाद में बताएंगे आपको। एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, साल्ट की बात की, पूरा अपना उसमें छोटे बारे में। एक सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइडी विलियन, और एक बोलते हैं सस्पेंशन। ये बीच वाला कोलाइडी विलियन है, यानी कि ये मिलता नहीं है, दिखता है कि एक दूसरे मिला हुआ। जैसे दूध की बात करें अपन, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है, कोलाइडी। इसका अर्थ है कि वो लटकते रहते हैं उसके अंदर, जिग-जग टेढ़े मेढ़े ऐसे कण घूमते रहते हैं, वो नीचे कोलाइडी। इसका अर्थ है कि ये कोलाइडी नेचर के होते हैं, समझे आप। और कौन से हैं, कार्बनिक कोलाइड हैं, समझे आप। और इसी को अपने को देखना है शॉर्ट में, आपको कई बातों को इसमें लिखी नहीं है। ह्यूमस क्या है, अमोर्फस या क्रिस्टलीय, और कोलाइडी गहरा भूरा काला पदार्थ, ये चीज बिल्कुल बना हुआ है। अपने को इसमें ये देखना है, इसमें सबसे अधिक कार्बन होता है, सबसे अधिक लगभग 50-60% तक कार्बन दिया है। क्या आपको पता है प्लांट में इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, कार्बन की। यहाँ पे कोई बड़ी बात, काफी मात्रा में ऑक्सीजन होता है 35% किलोग्राम, और हाइड्रोजन भी 5 से 6% है, एन भी 3 से लेकर 6%, यानी ये मेन ये लगभग दोनों ही 70% है। लेकिन आपको ये समझना है सामान्य संख्या क्या चीज है, याद उसमें भी सब है। उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये सामान। इसके अलावा बहुत कम मात्रा कौन से, कैल्शियम है, सोडियम। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है इसका हाई सरफेस एरिया, अत्यधिक सतही जो क्षेत्रफल होता है सबसे। और सबसे आसान प्रश्न आ रहा है बार बार, सबसे अधिक सीसी कितनी है, सीसी सेंटीमोल पर केजी, सेंटीमोल की इकाई है। ये बहुत बड़ी बात नहीं, अमोर्फस है, क्रिस्टलीय है, कोलाइडी नेचर है, सरफेस एरिया ज्यादा, सभी चीज ज्यादा है इसकी बजाय, कले की बजाय, लेकिन 2 चीजें कम ही करनी चाहिए। तब इसका एक विशेष गुण है प्लास्टिसिटी, समझ रहे हो, प्लास्टिसिटी। कले के जो ऐसे बनाते हैं ना, वो फैल जाते हैं, वो वापस नहीं आते। एक कोहेजन, संयोजन बनता है, इसलिए कहते हैं कि अगर सबसे घटिया मिट्टी है उसमें भी कार्बन पदार्थ डालेंगे तो उसको सही कर देती है, क्यों, उस कार्बन में। बाकी सभी गुण अच्छे हैं, वाटर बॉडी कैपेसिटी, सॉल्युबिलिटी, इसलिए इन गुणों को अपने को 3 तरह के गुण बताए गए उस टॉपिक को बड़ा करने के लिए। कौन कौन से, भौतिक गुण है, रासायनिक है, जैविक है, 3 ही गुण इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी नेचर आते सबके दिमाग में आगे दिमाग कोलाइडी बात आ जानी चाहिए। अमोर्फस एक्रिस्टलीय वाला इसमें जानती क्या चीज है, और देख सकते हैं कि अमोर्फस है, छोटा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, और सीएसी सबसे अधिक है। इसका अर्थ क्या हुआ, सीएसी ज्यादा है तो उसके अंदर कौन सा अवयव है,
ऋणावेश ज्यादा है लेकिन तो कैटायंस आ रहे हैं उसके पास, और कैटायंस आ रहे हैं लेकिन दूसरा कैटायंस आते क्या करता है, उसको रिप्लेस करता है। उसको रिप्लेस करना है तो सी कहा जाता है। तो अपने आप ही अब आपको इनमें से एक क्वेश्चन याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद कर लो, नहीं सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप नहीं कीजिएगा पेपर ज्यादा पैसा आपका पेपर हमारे लिए इन टॉपिक में इसलिए आप उसको बात बनता ही ये अलग बात है कि अपन गलती कर देते हैं, गलती अपने से होती है, लेकिन बात कम से कम इतना तो आपको लर्न करना हो, थोड़ी नहीं आती इसके साथ किसी गुण लिखने या कुछ चीज को पकड़ना। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अगर आपके आईसीआर का आईसीआर में खर्चा पूछा जाता है इस टॉपिक से, इसको आप पूछते हैं ये तो रखा ऐसे नहीं किया। उसमें दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, एक नॉन ह्यूमिक। ह्यूमस जो बनी हुई है उसमें ये मानो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं ह्यूमिक पदार्थ, एक होते हैं नॉन ह्यूमिक। ह्यूमिक पदार्थ में तीन प्रकार के फ्रैक्शन पाए जाते हैं। ह्यूमिक ये किससे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिक पदार्थ ह्यूमस में तीन प्रकार के ह्यूमिक पदार्थ पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन यहां से आपके आता है। एक तो अल्बिक एसिड, इंग्लिश में तो वो है अल्बिक एसिड। एक नाम आता है ह्यूमिक एसिड, एक नाम आता है मीन HMN। अल्बिक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन के नाम ही याद रखना है, इनकी मौलिकता के आधार पर या इनकी मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट छोटा है जल्दी घुल जाएगा, और जिसमें ज्यादा है वजन ज्यादा है। अब देखो ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है, ये अम्ल क्यों ये लिखिएगा भाई, इसके बाद सात दोनों में घुलनशील, यहां से पूछना ये सबसे पहले डिकम्पोज होगा अल्बिक एसिड। इसका आणविक भार कम है, आणविक भार भी कम है, पीले रंग के भूरे रंग की कण देखे जाते हैं उसमें नीचे वाले काले रंग, यानी इतना याद रखना है कि अल्बिक एसिड दोनों में घुलनशील है। इसमें देखो सिर्फ एक याद रहे, ये किसमें घुलनशील है, साथ में घुलनशील है, इसका अर्थ ये अम्ल में घुलनशील है, साथ में घुलनशील है, तो याद रखना साथ में घुलनशील। और ये दोनों में अघुलनशील, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, उसमें ये आता है और बात उसमें आया है। ह्यूमिक एसिड है पहला ऑप्शन, अम्ल में मिले सार में है, दूसरा सार अम्ल दोनों में, और तीसरा ऑप्शन दोनों में मिले, ऐसे बनाए तो कौन सा सही होगा, लास्ट चौथा ऑप्शन बनाऊंगा मैं, छार में मिले वो ऑप्शन पढ़ना आपको कंफ्यूज करने के लिए है। अम्ल में मिले, छार में मिले, एक ही करना छार में मिलेगा।
स्टार्ट है कि ऑप्शन में दिया हुआ है छार में, छार अम्ल दोनों में मिले, ये भी नहीं है, और दोनों में मिले, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन में बड़ा बनाया आगे सिर्फ ये चीज को पकड़ना है कि हुमिक एसिड छार में मिले, उसके अलावा चाहे किसी में भी मिले है, अम्ल में मिले है, लेकिन छार में मिले। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आप आया था, इसमें लवणीय सारी मात्राओं कई बच्चों का दर्द हुआ, उसकी ईसी कम होती है, ये ज्यादा होता है या ईसी कम है। उसका आंसर क्या था कि लवणीय मात्राओं की ESP 15% से कम है, उसको घुमाया गया, यहाँ पर भी घुमाया गया। स्टार्ट है कि सबसे पहले वाला है फाल्विक अल्फाबेट से, कैसे भी आपको फाल्विक एसिड है वो दोनों में मिले हैं, जल में तो है ही, अगर साथ में स्टार्ट है कि वो सबसे पहले मिले जल्दी होगा, ये सिर्फ छार में मिले हैं और भी साथ दोनों में ही है मिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ जाएगा आपकी किताब में, ये किताब में उतना जरा से नहीं, टेबल बना के याद कर लेना। ये जो था शॉर्ट में नमस्कार। अब ये है तो बहुत बड़ा टॉपिक, कौन सा नाइट्रोजन चैप्टर, लेकिन अपनी फोर्थ में इसको समझा देंगे। ये आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है इसमें, लेकिन वो कौन किस रूप में है? एलिमेंटल गैस के रूप में नाइट्रोजन है, कन्वर्ट होता है साइक्लो। अपने यहाँ दो चीजें हैं, दो नाम आएंगे, एक को तो कहा जाता है और एक नाम आएगा जन या खनिजीकरण। एलिमेंट नाइट्रोजन है वो किसमें आती है? कार्बन में समझाने का आवश्यकता नहीं, किसमें बढ़ती? कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, यानी इसमें किस क्या बढ़ेगा? N2 का कार्बनिक यौगिक में ये कार्बनिक यौगिक क्या बन गया? जमीन के अंदर आके कार्बन। अब इस कार्बन का इसका कार्बनिक का कार्बनिक या खनिज या अमोनिकल नाइट्रेट में परिवर्तन, ये साइकिल चलता है, साइकिल चलता है, जाना है ऐसे कहीं से जमीन के अंदर तो गैस बन के वापस ऊपर चले जाएगी, तो वापस नीचे से इसमें ये इसी को कहा जाता है क्या? लेकिन कहा जाता है ये शेयर रेशियो पर भी डिपेंड करता है। या अगर CN अनुपात 30 से अधिक है तो ये प्रक्रिया होगी, और CN अनुपात 20 से कम है तो क्या होगा? अगर 30 से लेकर 20 के बीच है तो क्या होगा? दोनों प्रकरण साथ साथ चलेंगे, या नहीं नोट करेगा। CN अनुपात 30 से अधिक होगा तो, और खनिजन CN अनुपात 20 से कम पर, और दोनों अनुपात हैं तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलेंगी। इसमें तो ऐसे इमोबिलाइजेशन, इंग्लिश में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ना। इमोबिलाइजेशन, इमोबाइल नहीं है, इमोबिलाइजेशन उसको एफ को पकड़ोगे। मिनरलाइजेशन, मिनरल्स क्या? खनिजीकरण, खनिज बनना, खनिजीकरण, खनिजन।
इमोबिलाइजेशन और या भी कुछ ऐसे बना के दे रखा है, ऐसे बना के दे रखा है कार्बनिक है ना। एक एरो दे रखा है, एक का नाम दे रखा है खनिजन और एक दे रखा है और एक ये इधर जाएगा खनिजन हो गया और ये इधर आएगा। इसी को इतना ही स्पष्ट किया कि ही कंट्रोल क्या है एंड साइड। लंबा थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं तुरंत बन जाएगा। पशु खाएंगे वो तो ना दे ऊपर से उसमें जाएगा ऐसे, लेकिन चलता ही इसमें। और इसमें आपने को शॉर्ट में 4 स्टेज में समझाऊंगा आपको पकड़ने शॉर्ट में से 4 स्टेज आप बना रखने हैं किसी जगह के, और 4 स्टेज में कुछ ना इसकी 4 अवस्थाएं है, इसकी 4 प्रोसेस है, ये बता दूं मैं 4 पैटर्न है। या वैसे मान लो मृदा कार्बनिक पदार्थों का नाइट्रेट में परिवर्तन या जो प्राप्त रूप उसमें परिवर्तन के लिए 4 स्टेज। मृदा कार्बनिक पदार्थ किसमें कन्वर्ट होगी, अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रेट वही रिलीज का शॉर्ट में पहला अमीनीकरण, एमिनाइजेशन, एमीन बना इसका जो भी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी है सबसे अधिक कार्बन जो कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन के रूप में प्रोटीन एन, इसी का डिकम्पोज और डिकम्पोज होगा एंजाइम अनएरोबिक कंडीशन है, वायु नहीं हुआ तो ऐसे जीवाणु जो हेटेरोटॉप्स हैं जमीन के अंदर रहते हैं वायु को इग्नोर करते हैं, लेकिन एंजाइमेटिक प्रोसेस हाँ थोड़ा बहुत मोस्ट होना चाहिए। इसका क्या होगा हाइड्रोलाइसिस ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपने समझा दिया कुल मिला के और CO2 रिलीज होती है थोड़ी बहुत मात्रा में कम रहता प्लस ई का क्या होगा ये आपको पता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और वो जो सूक्ष्म जीव में अपना भोजन के लिए एनर्जी के लिए अपने आप ही करते हैं, बस ये है कि वो अपने लाभदायक है लेकिन अपना भोजन बना रहे हैं। अपने एनर्जी किसमें है कार्बन में, जो एनर्जी है ऊर्जा वो कार्बन से प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या होगा कि अपने को प्लांट्स को भी सूक्ष्म जीवों कार्बन की चाहिए और पौधों को एन चाहिए। पौधों को कार्बन किससे मिल रहा है फोटोसिंथेसिस। इसका अर्थ है ई जहां पता लगेगा एनर्जी आप यहां पर करना है किसमें कन्वर्ट होगा एमीन एमिनो एसिड यानी कौन सा प्रोटीन वाला या जो भी कार्बन का रखा इसको कहता है अमीनो एमिनाइजेशन अमीन का। दूसरा देखो अमोनीकरण, अमोनियम इसका अमोनिया बने या अमोनियम बने, इसका अमीनो यौगिक का किसमें परिवर्तन NH3 एवं NH4 में। ये भी एंजाइमेटिक है प्लस हाइड्रोलाइसिस जल विश्लेषण स्टार्टिंग होता है ना हाइड्रोलाइसिस में। अब ये एच रिंग हो जाएगा। एक तो आपको पता था हाइड्रेशन पूरा पूरा जल के नीचे के साथ में ऐसे ऐसे ट्रैक आप जैसे
CaSO4 ये ऐसा कैसा इस एसिड सल्फेट के साथ मिलना है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। और सिर्फ हाइड्रेशन का है HOS हो गया, ये H इनके साथ जुड़ जाता है, H2 हो गया या H4 हो गया और H जुड़ रहा है, इसका अर्थ है तो आपका कौन सी कंडीशन है? वो तो है ही नहीं, अनएरोबिक कंडीशन, अमोनिया अमोनिया। ये कुछ प्लांट इसको ले भी सकते हैं, प्लांट इसको सीधे ले लेते हैं, बाकी सूक्ष्म जीव को लेते एनर्जी मिलेगी, CO2 निकलता है, पता होगा, ऊर्जा निकलती है, इससे काफी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कभी कभी अमोनिया गैस प्रोसेस होता है, वोल्टिलाइजेशन वाष्पीकरण दोस्त के यहाँ। लेकिन अब ये दोनों इतना ही है, नाम लगा है, कोई मौजूदा क्वेश्चन नहीं आया, एक स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं। जो प्रश्न आपका है और 30 स्टेप है, नाइट्रिफिकेशन, अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा, जैसे सीधा अपन सकते हैं अमोनिया बन गया, अमोनियम बन गया। यहाँ पर ये से लिखे नहीं है, यहाँ पर प्रश्न आया तो कौन बता रहा होगा कि इसमें कभी भी नहीं आया, ये दो नहीं आया, इनमें प्रश्न आया है, बना NH4 का नाइट्रेट में परिवर्तन, ये महत्वपूर्ण समझना। NH3 NH4 का नाइट्राइट में, इसमें भी दो स्टेज होगी, लेकिन यहां आप समझना, अब ये कंडीशन है ये एरोबिक है, यहां एरेस्ट होना, यहां इसका ऑक्सीकरण होगा। तो कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो ये पहले वाले में अलग तरह के, अभी आपको बहुत बार समझाया गया है, सिंपल तरीका है, और को जोड़ना है, और सबसे पहले क्या करना है, ये जो है ना, ये तुरंत बोर्ड होती है, कभी कभी के यूज लिखा नवजात हाइड्रोजन, और ये पीएच मान को यही कहां से, यहां से एक्टिव आ सकते। अब ये ओ कहां से जुड़ा, यहां क्या लिखूंगा, एक तो एंजाइम का नाम, एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण आपके लिए याद आ जाएगा। और ये भी आपके याद आ रहा है तो सोमोनास मिलता ही आया होगा। ये जीवाणु कहाँ काम करेंगे, जहां एरेशन होगा, जमीन के अंदर पड़े, अगर पानी भरा हुआ है ये आराम से हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, जैसे एरेशन होगा इसलिए कहा जाता है कि प्रोसेस इसमें नहीं होता, प्लेटिंग धान के अंदर प्रोसेस नहीं होता, इसलिए क्या होगा, अगर ये प्रोसेस होता भी है तो क्या होगा, ये उसके लिए लॉस है, इसलिए कहा जाता है प्लेटिंग के फिल्म को पार्ट या रिडक्शन जोन। इसलिए ये कौन सा जोन है, यहाँ किस जोन आ रहा है, अपने को यहाँ से पहुंचे। अब देखो प्रकृति के हिसाब से अपने आप ये जो स्टेज है ये कम समय के लिए रहता है, क्यों, ये प्लांट्स के यहाँ जल्दी ही क्या हो जाएगा, तुरंत नाइट्रेट इसका NO2 प्लस O2 ये सबसे लक्ष्य, और ये प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगा, इसका भी वही है, ऑक्सीडेंट तो नहीं, जीवाणु का नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर। अब ये किस रूप से आता है, आप याद रखना, एक एरेशन वाली कंडीशन हो, एक उचित पीएच हो,
इस कंडीशन के लिए ये कितना पांच से कम ऑक्सीजन परमाणु कार्य नहीं करते, आपको पता है। इसलिए मैं कहता हूं कि 5 से कम हो नहीं एंजाइम है वो तो एक्टिव रहती है, जीवाणु इसके साथ ये कम होगा, जीवाणु कम है। एक सही तापमान कहते हैं 35 डिग्री 40 से हो सकता है, 25 से 35 के बीच 35 वाला सबसे सुटेबल ये तापमान 25 से 40 तापमान। अरे सर वो मौसम भी हो, मौसम होगा तो ये बाकी तो सभी सामान्य फैक्टर होते हैं, सामान्य कारक होते हैं, लेकिन 2-3 बार से पूछा जाता है। एक बार दो जीवाणु का नाम एरोबिक है, इस प्रकार यहाँ कहाँ तक पहुंच गया, ये प्लांट ले लेगा एक बार। दूसरी बात कुछ लॉस लीचिंग द्वारा हो जाएगा, इसके द्वारा तो कुछ वापस नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, एंटीबेस बनेगा। अपने आप एंटीबेस बनना उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये फोर्थ आपने काम नहीं किया, क्या करेगा डीनाइट्रिफिकेशन। इसका जो सीधा सही है और कुछ आपको जरा समझना नहीं, माइनस को दाने का क्रिया माइनस हो, फिर एन ओ बन गया, एन ओ बन गया, लास्ट में कुछ भी होगा ये बन, यानी ये सब है ध्यान है वो है वो सब निकलता है तो क्या है, और ये किस रूप में आ गई, समझा। यहाँ एक और ऐसे इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, और ये डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया सुडोमोनास। इनको कहते हैं डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया डीनाइट्रिफाइड। इसका क्या होगा, अपने वापस ये चक्कर चलता है। प्लांट्स लेगा टैगेट के रूप में लेगा, प्लांट्स के अंदर किस रूप में आएगी, प्रोटीन के रूप में आएगी। कार्बोज में नहीं है नाइट्रोजन, कार्बोज समझते ना, चाहे कोई सटरा हो उसमें प्रोटीन में सबसे अधिक है। अब प्रोटीन के लिए ही लड़ाई है, वायरस को क्या करते हैं अपने प्रोटीन में, जैसे उसको प्रोटीन मिलेगी मल्टीप्लिकेशन करेगा। किसी को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बिना है तभी कोशिका को सृजित करता है, राइबोसोम इसका संश्लेषण करता है प्रोटीन, वो नहीं हो रही, नहीं हो तो क्या करते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल था कि वापस इसके अंदर गैस के रूप में चलेगी, तो वापस किसका होगा, फिक्सेशन होगा या प्लांट्स के अंदर आएगा। ये महत्वपूर्ण था। दोबारा फोकस करो, नेक्स्ट वीडियो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का है। इसमें पहला स्टेज समझिए, आराम से बड़ा आसान क्वेश्चन आता है। ओएम क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल रेजिड्यू, वनस्पति जीव जंतुओं के अवशेष। 0.1 से लेकर 5% क्या होता है, स्पष्ट होता है। जिस किसी में 25% से अधिक है या 20% से अधिक है, 20-25% में कंफ्यूजन नहीं होना किसी तरह का, क्या है गले की मात्रा ज्यादा है थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20% से अधिक, 20 से लेकर 95%। ये क्या होगा। अब वाटी एंड ब्लेक साइंटिस्ट का नाम, उसने सबसे पहले थ्योरी दी, प्रोसीजर दिया, विधि दी
इसके द्वारा डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं कि किसी मृदा में कितना OC है। तो OC से कन्वर्ट कर लेंगे मैटर में, तो अपन कह सकते हैं कि ये सोइल हाई है, मीडियम है, और OC को 1.72 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहा जाता है बेवलिन फैक्टर। बात की फिर कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से अब घटक हैं, कौन कौन से अवयव हैं। सबसे कम डिकम्पोज होने वाला आपका लिग्निन है, फिर उससे ऊपर सेलुलोज, हेमिसोलोज, रूट प्रोटीन, फिर प्रोटीन, फिर सिंपल सल्फाइड, सल्फाइड कौन सी मोनोसैकेराइड है, यहाँ किसमें बनता है अपन समझ जाएंगे लिग्निन प्रोटीन। इसके बाद कार्बनिक पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में अपन छोड़ दीजिए, उसमें बहुत सी चीजें नहीं है, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कम मात्रा में पाए जाते हैं, आयरन है, मिला, जिंक है, लेकिन दूसरा कौन सा है कार्बनिक। कार्बनिक में किस पर ध्यान देना है, एन कंटेनिंग कार्बनिक यौगिक, इसमें एन की मात्रा, तो एन वाली मात्रा ही अपने यहाँ काम आती है। एक सिंपल जर्मिले है, वो नाइट्रेट वाला है, अमोनिकल है, अमाइड है, ये जल में मिलेंगे। प्रोटीन वाला ग्रुप है, पेप्टाइड है, प्रोटीनोस है, प्रोटीन्स है, ये क्या होते हैं जल में आएंगे। और कुछ इसमें एन है ही नहीं, कार्बोज वगैरह, लेकिन सेलुलोज में नाइट्रोजन नहीं है, ये बस ये कुछ नहीं आता है। अब कार्बनिक पदार्थ का अच्छी तरह से डिकम्पोज होकर गहरा भूरे रंग का काले रंग का पदार्थ बनना ही ह्यूमस है। ह्यूमस क्या है, अमोर्फस कोलाइडल है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है और CAC बहुत ज्यादा है, वाटर बॉडी कैपेसिटी वगैरह, इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस कौन सा है, कार्बनिक क्लोराइड। ह्यूमस में क्या चीज ज्यादा है, कार्बन 55% है, आगे ज्यादा कार्बन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। ये प्लांट में कार्बन प्रश्न आया, आपको पहले बताया गया था कि प्लांट्स के अंदर सबसे अधिक क्या है, कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिला के ही वो देखा 90 से अधिक %, 90 से अधिक % प्लांट्स का उसका वही भाग है, सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होता है। ये चीज सामान्य ह्यूमस का संगठन है, सामान्य ह्यूमस का संगठन जाएगा। इसके बाद ह्यूमस का जो फ्रैक्शन है, ह्यूमिक एसिड है या ह्यूमिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, वो 3 प्रकार के यहाँ किस्म बनता है, याद करवा दें। हार्मिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमी, हार्मिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमी, ये क्या चीज है, ये 3 फ्रैक्शन है और इसको चिंता के आधार पर बांटा गया। सबसे पहले वाला दोनों में अमन सार में मिले, दूसरा ह्यूमिक एसिड सार में मिले और तीसरा दोनों में, इतना आपको लर्न करना है, याद रखना है। उसके बाद पर बात करें कि नाइट्रोजन चक्र क्या है, तो 2 अवस्थाएं हैं, मोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन। मिनरल्स बनना विभाजन का और उसका स्थिरीकरण। इसमें 30 से अधिक अगर CN अनुपात है तो क्या होगा, स्थिरीकरण होगा, और 20 से कम है तो क्या होगा, ये अपने आप है। CN अनुपात समझ करें, किसी मात्रा में C की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा है, एक कम हो गया दूसरा बढ़ेगा। कम कैसे होगा, तो सूक्ष्म जीव है, कार्बन को खा गए, बैलेंस हो गया, बैलेंस बनाए रखता है, तो दूसरी प्रक्रिया चालू होगी। इसका अर्थ है कि 20 और 30 के बीच में दोनों प्रक्रिया चालू, ऊपर से स्थिरीकरण भी हो रहा है और खनिजन के खनिजीकरण मिनरलाइजेशन एक ही नाम है, उनकी 4 स्टेज है, ये महत्वपूर्ण है। एमिनाइजेशन, एमीन बनना, एमिनो एसिड बनना, एमिनो यौगिक बनना, इससे बनेगी। एक याद रखना, प्रोटीन से ये बन गए, समझे आप, NH2 बन गया, एनर्जी काम में लेगी, फिर NH2 से सीधा क्या NH4 बन गया, ये क्या होगा, अमोनिक एसिड। तीसरा अवस्था है नाइट्रिफिकेशन, सबसे महत्वपूर्ण आपको बताई जा रही है, इसलिए वो एरोबिक कंडीशन में होगी, वायवीय है, अच्छी कंडीशन ऑफ सॉइल की,
सूक्ष्म जीव ठीक हो, पीएच अच्छा हो, एरेशन हो, मॉइस्चर हो, ये सब चीजें होंगी तो क्या होगा, नाइट्रोजनस नाइट्रोजन क्रिया ज्यादा होगी और ये कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट के रूप में, प्लांट्स उसको अपटेक करेंगे। ये कंडीशन आने के बाद उस प्लांट्स को अपटेक कर लेंगे, उस इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, इसकी नाइट्रेट तो लीच डाउन हो जाएगा, जमीन में पानी का चला जाएगा और कुछ वापस N2 क्या है, ये इन्वायरमेंट एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, N2 बढ़ना ही क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन, N2 बढ़ना डीनाइट्रिफिकेशन बॉक्स में, इसको कहा जाता है साइकिल चक्कर। ये आपका आसान जो टॉपिक था क्लियर हो गया, तो इसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, और छोटा सा टॉपिक उसके साथ है